नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। डेली आपको ये फ्री क्विज़ेस करवाए जा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो साइंस का ये महत्वपूर्ण टॉपिक जितने भी हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से सुबह 10 बजे जुड़ के आप लोग जरूर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ 10 बजे ही आपको टेलीग्राम पे एक करंट अफेयर का क्यूज भी दिया जा रहा है। उस करंट अफेयर के क्यूज को भी जरूर अटेंड करें। साथ ही साथ 11 बजे आपको फुल मॉक टेस्ट भी दिया जा रहा है, तो ये दोनों अटेंड करना जरूरी है। तो आप वाईटी एजुकेशन का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या फिर आप सर्च कर लीजिएगा वाईटी एजुकेशन, तो वहां पे ग्रुप भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल को भी उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर तरह के क्वेश्चन के पीडीएफ आपको वहां पे शेयर किए जा सके। तो चलिए 23 और 24 दिसंबर को आपका एग्जाम है, उसके टारगेट को पूरा करते हैं इन टॉपिक से। 75 प्रश्न होंगे यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, जहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है कार्य, ऊर्जा, शक्ति और गुरुत्वाकर्षण बल को लेकर। साथ ही केमिस्ट्री में हम लोग गैसीय अवस्था के टॉपिक को पढ़ेंगे और बायोलॉजी में पोषण, श्वसन और रुधिर तंत्रों के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत यहाँ पर फिजिक्स के करते हैं और आप भी यहाँ पे आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में, और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाइएगा। 10 केजी का भार है, यानी कि मास आपको दिया हुआ है। बाईसाइकिल जो है दोस्तों 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये आपको वेलोसिटी दिया हुआ है कि गति से चल रही है, तो बाईसाइकिल का गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। देखिए इसी आधार पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। तो आपको आंसर याद रखना है। जी हाँ, एक फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का, ½ mv²। ठीक है, ½ mv²। आपको मास पता है, वेलोसिटी पता है, तो आप यहाँ से गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। पुट आउट कीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू जो आएगी आपकी 2000 जूल आएगी। तो बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा के किए गए कार्य की गति को मापती है? तो आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है ये ऊर्जा और शक्ति से भी संबंधित है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शक्ति उत्तर कर लीजिएगा। भौतिक मात्रा है ये, शक्ति जो है हमारा, और ये जो है राशि जो है मापन के निर्देश मानक हैं, जैसे कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो भौतिक राशि का जो मूल मात्रक है, जैसे कि ताप हो गया तो उसका केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है, पदार्थ की परिणाम निकालते तो मोल में निकालते हैं हम लोग। तो उसी तरह यहाँ पे भौतिक मात्रा में किए गए कार्य की गति को मापी जाती है शक्ति से उसके। तो आंसर 3 पे कीजिएगा। दोस्तों निम्नलिखित में विकल्पों में से क्या ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है? आंसर कीजिएगा नाभिकीय विखंडन, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित कथन दिए गए विकल्पों में से किस नियम पर लागू होता है? तो ये नियम दिया गया है, यहाँ पे पढ़िए इसको। किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, किसी भी ग्रह, देखिए जोड़ने वाली रेखा द्वारा समान समयांतर यानी कि समय के अंतराल में तय किए गए क्षेत्रफल के समान होता है। तो ये किसका नियम है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो है आपका यह क्षेत्रफलों के नियम है। जैसे कि आपको बता दें कि किसी भी ग्रह के सूर्य से जोड़ने वाला, जैसे कि पृथ्वी से सूर्य को जोड़ने वाले एक समानांतर समय के अनुसार अंतराल के तय की गई क्षेत्रफल समान हो तो उसे क्षेत्रफलों का नियम कहते हैं। ठीक है। और अच्छा, ग्रहों के बारे में, गति के बारे में, ग्रहों की गति के बारे में किसने बताया था? मैंने केपलर ने बताया था। ठीक है, उन्होंने 3 नियम दिए थे, कक्षा का नियम, क्षेत्रफल का नियम और परिक्रमण का नियम। ये 3 क्षेत्रफल के नियम उन्होंने दिए थे दोस्तों, याद रखिएगा, केपलर ने। तो क्वेश्चन पूछ भी सकता है। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब जहां नहीं रहेगा थोड़ा सा पॉज लीजिएगा और अच्छे से ऑप्शन को पढ़िएगा। पहला चीज देखिए, इसका जो शुरुआत है ना, ये 1979 में ये जो है ये कथन आपको दिख रहा है यहाँ पे गलत। ठीक है, इसकी शुरुआत दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आंसर कीजिएगा कि देखिए ये जो है कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1979 में नहीं की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली जो इनसैट है, इसकी विशेषता क्या थी? तो वो मौसम का पूर्वानुमान निकाल सकता है। तो संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया, यानी कि संचार के माध्यम से आप एक दूसरे का कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका उपयोग पृथ्वी की और अंतरिक्ष से आ रहे उल्का पिंडों की जानकारी देना है। तो यहाँ पे आंसर ए, बी और सी सही है, डी हमारा उत्तर गलत है, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 6 पे दोस्तों। जियो का पूर्ण रूप क्या है? जीईओ है ना, ये ध्यान रखिएगा, जियोस्टेशनरी और अर्थ ऑर्बिट कहते हैं इसको। ठीक है, जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही है। सवाल नंबर चलते हैं 7 पे दोस्तों। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो आंसर कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा,
ग्रहों के गति के नियम की खोज केपलर ने किया था, अभी जैसा कि हमने आपको बताया। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल है। 5 मीटर पर सेकंड की वेग से गतिशील एम द्रव्यमान की किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है भाई? तो यहाँ पे बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन जो है इसके लिए उपयोगी है, और इसका उपयोग करके आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए वेग हमें पता है ना, 5 मीटर पर सेकेंड है, और द्रव्यमान हमें पता है एम द्रव्यमान का है, और काइनेटिक एनर्जी क्या कहता है हमारा, हाफ mv²। तो हाफ mv² जो है दिया है 25 जूल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हाफ mv² इज इक्वल टू 25। ठीक, अब m का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो ये आएगा 2 kg। तो यदि वेग आपका 2 kg है, तो यदि आपका मास 2 kg है तो वेग निकल जाएगा 2 × 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 10 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे ये तो निकल गया हमारा। यदि इसके वेग के 3 गुना बढ़ा दिया जाए, ये 2 गुना कह रहा है तो 2 से गुना कर दिया है ना। अब इसका जो है 3 गुना कर दिया जाए, तो 3 से 5 का गुना कर दिया तो 15 आएगा, तो 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो निकल गया हमारा, एक तो 10 मीटर पर सेकेंड और एक वेग निकल गया हमारा 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ये पूछ रहा है, तो हाफ mv² में बिठा दीजिएगा, है ना। तो यहां से निकल कर आ जाएगा 225 जूल। ठीक है, तो आंसर एक निकलेगा 100 जूल, एक से निकलेगा दोस्तों आपका 225 जूल। तो आंसर डी कर लीजिएगा। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। 1 न्यूटन भार की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, जबकि उसकी चाल क्या होगी, यानी कि वेग निकालना अपने को। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। 1 न्यूटन भार का गतिज ऊर्जा 1 जूल होता है, आप लोगों को पता है, तो उसकी चाल 4.4 हो जाएगी। आंसर यहाँ पे डी कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि घूर्णन द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। घूर्णन द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है, तो ये हमेशा शून्य होगा, बी उत्तर कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब ये बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही हम कार्य कहते हैं, यानी कि वर्क निकालते हैं हम लोग, यह फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डी हमारा क्या होता है, डी cos थीटा होता है। कार्य एक अदिश राशि है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आंसर कर लीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का बी हमेशा शून्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। कोई वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसमें निहित स्थितिज ऊर्जा का मान है यदि वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है। तो कोई वस्तु का दिया गया है दोस्तों यहाँ पे ऊंचाई 10 मीटर का, यानी कि हाइट दे दिया गया है, द्रव्यमान 5 है यहाँ पे, यानी कि मास दे दिया गया आपका, हाइट दे दिया गया आपका। ठीक है, तो बोल रहा है स्थितिज ऊर्जा निकालिए। तो इस स्थिति में जो है हाइट जिसमें दिया रहता है, स्थितिज ऊर्जा क्या निकलता है हमारा, mgh। जी का मान क्या होगा, 9.8 × 10⁻। जी हाँ, तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे निकल जाएगा 490 जूल आएगा। ठीक, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 12 पे। दो वस्तुओं में एक द्रव्यमान को दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिएगा। दो वस्तु है, दो पिंड है, यहाँ पर दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुना कर दिया, यानी कि इसको मतलब है ना, अगर 5 है तो 10 कर दिया, इसको 5 है तो 10 कर दिया, ऐसा है। तो बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल जो होंगे वो हमेशा दोगुना होगा। ठीक है, ये फोर्स भी इसका दोगुना हो जाएगा, तभी तो आप इसको ढकेल पाएंगे ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला याद होगा गुरुत्वाकर्षण बल का आप लोगों को, F1 = G m1m2/r²। तो r की जगह यहाँ d है तो ये d² कर लीजिएगा। अब इस पे पुट कर दीजिएगा, F2 = 2F1 आ जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 13 पे। एक कुली अपने सिर पर 30 किलोग्राम का बोझ लेकर 5 मिनट तक खड़ा रहता है, कुली द्वारा संपादित कार्य का मान क्या होगा। तो आंसर कीजिएगा 0 होगा, क्योंकि वो डिस्प्लेस हुआ ही नहीं है, और वर्क कहता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है, बस लेकर खड़ा है वो, तो कार्य यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी वस्तु में मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी भी फोर्स में तो वो 0 ही रहेगा। 14 वृत्तीय कक्ष में गतिमान उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या है। जी हाँ, वृत्तीय कक्ष, जैसे मान लीजिए कोई ग्रह है ना, ये ग्रह पृथ्वी है और सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा गतिमान उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पे निकालेंगे Gm/r², इस फॉर्मूले से हमारा ये गतिज ऊर्जा निकलेगा। तो ये निकलेगा उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा की आधी निकलेगी, है ना, ये ध्यान रखिएगा, आधी हो जाएगी। डी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 15 पे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में सही उत्तर का साथ मिलान कीजिए। देखिए कार्य क्या कहता है, हमारा कार्य कहता है कि जो उसका जो मात्रक होता है वो जूल में हम लोग निकालते हैं, तो आंसर यहाँ पे मैच कीजिएगा डी से।
बैटरी। बैटरी दोस्तों क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आंसर कर दीजिएगा ए इज द करेक्ट आंसर। शक्ति यानी कि पावर क्या कहता है, तो ये पावर को हम लोग डिनोट करते हैं किलोवाट में, तो यहां से इसका मैच कर दीजिएगा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो कुछ इस तरह से हमारा मैच होगा। तो DACB इज द राइट आंसर। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, DACB इज द करेक्ट आंसर। डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते 16 पे, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। आइए, तो वाट जो होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है, तो आंसर कीजिएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड। वाट जो है ए के साथ ही मैच हो जाएगा। किलोवाट क्या होता है, तो किलोवाट होता है दोस्तों 1000 वाट होता है। ठीक है, 1 किलो घंटा क्या होता है, 1 किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा होता है दोस्तों 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। और 1 हॉर्स पावर तो आपको पता ही है, बहुत बार पढ़ा आप लोगों ने, ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। तो इस तरह से हमारा ये मैच यहाँ पे होगा। तो ACBD इज द करेक्ट आंसर। तो ACBD किसके मिलान है, ACBD इज द राइट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 17 पे। बहुत ही आसान से देखते रहिए, चलिए क्वेश्चन को समझते चलिए, आपसे आंसर वहां भी ऐसे ही बनेंगे। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के गृह पथ पे घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। तो वही आपको फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे दोस्तों। जी हाँ, जब एक ही गृह पथ पे घूम रहा है तो वहां पे तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा ना। गुरुत्वाकर्षण बल ही यहाँ पे 0 है। ठीक है, क्योंकि वो तो अंतरिक्ष में घूम रहा है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल 0 है यहाँ पे, है ना। तो ए उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए उत्तर कर लीजिएगा। चूंकि देखिए कारण क्या है, मैं आपको बता दूं कि यदि बल और विस्थापन जो परस्पर लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। और बल या विस्थापन किसी में से एक भी अगर 0 हुआ तो उसका कार्य भी 0 हो जाता है। और जब बल और बल की दिशा में विस्थापन होता है तो 90 डिग्री जो है कोण बनाता है, तो कार्य का मान भी वहां पे 0 हो जाता है। क्योंकि cos थीटा होता है ना, cos थीटा 90 इक्वल टू क्या होता है, जी हाँ, cos 90 डिग्री क्या होता है, तो 0 होता है। इसलिए ये 0 जूल कार्य होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 18 दोस्तों, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ये अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। 3 गुना होगा तो वो 3 से गुना हो जाएगा, और 3 गुना 3 या 9 गुना हो जाएगा। आंसर यहाँ पे ए ही कर लीजिएगा। अच्छा, अगला सवाल है यहाँ पे, इसमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, नहीं बोला गया है। तो देखिए, बहता हुआ जल स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। डी उत्तर कर लीजिएगा। क्यों भाई, तो जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था में, है ना, जब वो बह रहा है तो विशेष ही अवस्था उसके लिए, तो या स्थिति में कारण कार्य की करने की क्षमता आ जाती है तो स्थितिज ऊर्जा उसे हम लोग कहते हैं। तो तनी हुई स्प्रिंग या कमानी हुई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, लेकिन बहता हुआ जल नहीं है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 20 पे, निम्नलिखित में से उल्लेखनीय गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखिएगा यहाँ पर। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे कि एक पेंडुलम का झूलना, ये स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, आंसर क्या कर लेंगे, एक पेंडुलम का झूलना, जहाँ पे पीई यानी कि स्थितिज ऊर्जा है ना, पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। क्योंकि वायु की गतिज ऊर्जा पवन की चक्की को चलाने के काम आती है, और गतिज ऊर्जा के कारण बंदूक की गोली लक्ष्य के ध्वंस भी कर सकती है। तो ये तो आंसर यहाँ पे हम लोग यही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, जी हाँ, किसी वस्तु पर कार्यान्वित बल जो कि वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता है, उसके द्वारा भौतिक विज्ञान में हम लोग इसको परिभाषित करते हैं कार्य को, यानी कि कार्य से हम लोग कहते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 22 पे, गतिज ऊर्जा परिवर्तन क्या कहलाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, गतिज ऊर्जा का परिवर्तन कहलाता है इट्स अ कार्य। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो पहाड़ से अगर मान लीजिए कि कोई पहाड़ से कोई पिंड को लुढ़काया जाए, ऐसे से गिर रहा वो, तो ये क्या होगा, इन 4 ऑप्शन बताइए। तो ये जो होगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इस पे दोनों लगेगी। ठीक है, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी, और यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, गतिज और एक स्थितिज। ठीक है, तो इसलिए आंसर हमारा ए दोनों हो जाएगा। सवाल नंबर 24, यदि 2 असमान द्रव्यमानों के समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी 12 mv² होता
है ना, तो 2 बार निकाल लिया हमने, तो हाफ एम बी स्क्वायर उसका भी, और दोनों को क्या कीजिए, इक्वलेट कट कीजिए। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा पहले वाले का वो कम होगा दूसरे वाले की अपेक्षा में, तो गतिज ऊर्जा यहाँ पे हो जाएगी, जी हाँ सॉरी, यहाँ पे कम गति होगा, ये तो इसका है ना, कम गति होगा, ये याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। सवाल नंबर चलते हैं 25 पे। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो उसमें क्या होगी? ये होगी दोस्तों, याद रखेंगे, गतिज ऊर्जा, ठीक है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी इसको बताया है। चलिए, तो अब यहाँ पे बात होगी केमिस्ट्री विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की। तो यहाँ से संबंधित प्रश्न जो होंगे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करेंगे। फिटकरी इसका उदाहरण है। तो फिटकरी किसका उदाहरण है इनमें से? तो द्विक लवण का उदाहरण है डी। और फिटकरी का अणु सूत्र अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो K2SC4Al2SO4 24H2O, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ये इसका फिटकरी का सूत्र है, आप लोग लिख सकते हैं। फिटकरी का प्रयोग जो है जल को शुद्ध करने में किया जाता है। चमड़े के उद्योगों में, कपड़ों की रंगाई में भी इसका उपयोग होता है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 2 पे, आंसर करेंगे। सभी एसिड के लिए आम तत्व है, बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, हाइड्रोजन। ए इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व भी है और हल्का तत्व भी है। सवाल नंबर चलते हैं 3 पे। अम्लिक के आधार पर कौन सही है? तो अम्लिक यानी कि अम्ल के बारे में बात हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये निष्प भारवनीकरण को दर्शाता है। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। ये क्या होता है, अम्ल जो है ना स्वाद में खट्टा होता है, और अच्छे और प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक भी होते हैं, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये गैसीय अवस्था से संबंधित है केमिस्ट्री में। अम्ल, क्षारक और लवण और क्लोराइड अवस्था को हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अम्लों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर करेंगे, ये खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल रंग में बदल सकते हैं। तो यहाँ भी उत्तर हमारा ए हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 5 पे। नीचे दिए गए समीकरण में SO2 का कार्य दर्शाता है, जो कि ये दोस्तों आपको याद रखना होगा, ऑक्सीकारक का कार्य दर्शाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका सूत्र दिया गया है, इसमें ऑक्सीकारक की प्रक्रिया हो रही है। ऐसे पदार्थ जो कि दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करें वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रिक अम्ल जो कि क्लोरीन, और लेड ऑक्साइड जो कि आपको, ये महत्वपूर्ण इसके उदाहरण हैं, ठीक है। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे। एक पदार्थ X लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है और यह मिथाइल ऑरेंज में बदलकर यह इसको कैसा कर देगा, कौन से कलर में कर देगा? तो ये याद रखिएगा, ये इसको पीला करेगा, ठीक है, पीला करेगा। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर कीजिएगा। बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सारे, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा लेकिन ये क्वेश्चन करके जाइएगा आप लोग सभी। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। चित्र X और Y और Z विलयनों के किस समुच्चय के कण को यह सूचित कर रहा है? तो X, Y और Z जो है ये विलयन जो है निलंबन हो रहा है, कोलाइडी हो रहा है और ये विलयन हो रहा है, ठीक है। तो इसको सूचित कर रहा है। निलंबन यानी कि एक विषमांगी मिश्रण होती है जिसमें कि ठोस के छोटे छोटे कण पूरे द्रव्य में बिना खुले फैले रहते हैं, और निलंबन के विलायक कणों का आकार होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। जी हाँ, जो बहुत छोटा होता है। अच्छा, विलय यानी कि इसका होता है 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ये दोस्तों होते हैं। तो आंसर यहाँ पे 7 का क्या कर लेंगे, ये छोटी और कोटी अवस्था होती है इनकी। तो आंसर कर लीजिएगा, C इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल, दुर्बल यानी कि ना पाए जाने वाला, तो CH3COOH दुर्बल अम्ल है। C इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। आंशिक रूप से ये आयनीकृत होते हैं, फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं ये। 1 विलियन के हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 10⁻⁹ मोल लीटर है, तो विलियन का pH मान क्या होगा? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये निकल के आएगा 5, ठीक है। ये कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिएगा। सांद्रता निकालना है आप लोग को, और सांद्रता कैसे निकलता है, तो अगर 1 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर दिया गया है, इसको लॉग के माध्यम से तोड़ेंगे और लॉग आएगा POH का 9,
और pH प्लस आयन का आएगा दोस्तों 5, तो आंसर यहाँ पे 5 हो जाएगा। सवाल नंबर 10 दोस्तों, क्षारीय विलयन pH का मान कितना होता है क्षारीय विलयनों का? तो 10 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होंगे। सवाल नंबर 11, अभिक्रिया जो है H2O प्लस HCl और बनाएगा ये H3O प्लस क्लोरीन आयन में जल का आचरण यानी बिहेवियर कैसा होगा? तो इस अभिक्रिया में H2O एक भस्म का कार्य कर रहा है। H2O जो है भस्म का कार्य कर रहा है यानी जल, और जल जो है दोस्तों आपको सार्वभौमिक विलायक होता है और जल में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे हम लोग करेंगे बी इज द राइट आंसर। 12, पोटास फिटकरी का जलीय विलयन होता है। बिल्कुल, पोटास फिटकरी का जलीय विलयन कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। ठीक है, आंसर ए कर लीजिएगा। आपको बता दें कि इसका जो सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 3 और 24H2O, जो कि मैंने आपको बताया, याद रखेंगे। सवाल नंबर 13, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें कि वह पाया जाता है इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं बोला गया है, सुमेलन में सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल को इमली से कनेक्ट कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे गलत है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है आंवला का उदाहरण हो सकता है दोस्तों, इमली का नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आंसर यहाँ पे ये गलत है। और एसिटिक अम्ल सिरका सही है यहाँ पर। ठीक है, और ऑक्जेलिक अम्ल पालक सही है और लैक्टिक अम्ल का दही से मिलना सही है। तो यहाँ पे आंसर ए कर लीजिएगा, जो कि सुमेलित सही नहीं है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 14 पे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको ऑप्शन आपके सामने है। तो मैंने क्या बताया कि जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक पोटास के नाम से भी जाना जाता है KOH, और ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं C2H5OH। तो C2H5OH जो है यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्षार नहीं है, ये अम्लीय है। अच्छा, क्षार जो है सार्वत्रिक सूचकों के रंग को किस रंग में बदल देता है? क्षार जो है सार्वत्रिक सूचकों के रंग को नीले रंग में बदलता है। आंसर क्या कर लेंगे? ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपको बता दें कि सार्वत्रिक जो सूचक होता है, जिसको हम लोग पीएच कहते हैं, पीएच मान, पीएच वैल्यू, जो कि विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आंसर ए कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल किसका एक उदाहरण है? आर्सेनिक सल्फाइड सॉल जो है दोस्तों आपको बता दें क्लोराइड का एक उदाहरण। किसका है? क्लोराइड का। तो बी उत्तर कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 17 पे, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? आंसर करेंगे दूध जो है टिंडल प्रभाव को यहाँ पे दर्शाता है, दूध। ठीक है, दूध एक पायस कोलाइडी विलयन है और कोलाइडी विलयन के प्रकाश की किरणें जो होती हैं ये गुजारा जाता है तो इनका किरण क्या होता है? परिकिरण हो जाता है, जिसके चलते इस पे प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। सवाल नंबर 18 दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कैसी गैस उत्पन्न करती है? बिल्कुल हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा, ये निष्कासित होगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, ये पता नहीं चलता है। वायुमंडल में 78% ये पाया जाता है नाइट्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन ये क्या करेगा? गैस को उत्पन्न करेगा यहाँ पर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। बिल्कुल आंसर करेंगे उभय धर्मी प्रकार का होता है। रासायनिक व्यवहार के आधार पर ऑक्साइड के 4 प्रकार हैं, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, जो कि हम लोग ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या कर लेंगे? उभय धर्मी होता है। यदि किसी गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन स्थिर ताप पर आधा कर दिया जाए तो उसका दाब कितना हो जाएगा? किसी गैस का नियत द्रव्यमान यानी कि जो उसका मास है का आयतन स्थिर पर अगर आधा कर दिया जाए तो उसका दाब दोगुना बढ़ जाएगा, है ना। तो ये आप लोग निकालते होंगे, V जो है समानुपाती होता है 1/P के, जहाँ पे T जो है नियत होता है टाइम, और ये P2 = 2P निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे B कर लीजिएगा, मतलब दुगना हो जाएगा ना, 2P हो जाएगा तो ये दुगना हो जाएगा। सवाल नंबर चलते 21 पे दोस्तों, लिटमस का उपयोग निम्नलिखित में से किसका परीक्षण करने के लिए किया जाता है? आंसर करेंगे दोस्तों अम्लीय या क्षारीय अवस्था को निकालने के लिए। ठीक है, लिटमस पत्र जो है लाइकेन कहते हैं इसको, बना होता है, और ये दोस्तों रोसेला टिंक्टोरियो नामक लाइकेन का बना होता है।
अम्ल नीले लिटमस का होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 22 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे, निम्न में से किस बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता है? तो एंटीबायोटिक का जो है इस प्रयोग इस पर करते हैं तो इसका कोई भी इसका प्रभाव नहीं होता है। जी हाँ, वो है सुपरबग। सुपरबग बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता है। यह बैक्टीरिया है जो कि दवाओं के खिलाफ खुद ब खुद प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। सवाल नंबर चलते हैं 23 पे, जब HCl के 10⁸ मोल को 1 लीटर जल में मिलाया जाता है तो विलयन का pH क्या होगा? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों 7 से कम होगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे, निम्नलिखित में से कौन सा पाइसी कारक यानी कि इम्प्लीसिकेशन है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे साबुन का पाइसी कारक। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। 2 या 2 से अधिक जो कि अमिश्रणीय तरल पदार्थ से बनाकर एक मिश्रण पायस कहलाता है। तो ये पायस पूछेगा एग्जाम में, है ना, पूछ सकता है। साबुन जैसे पूछेगा कि कैसा है अम्ल में, तो उच्च वसीय है ये, है ना, और सोडियम या पोटेशियम का लवण है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे पहला। तो आंसर 25 पे कीजिएगा, दूध को निम्नलिखित विधि से एक रूप यानी कि होमोजीनियस किया जाता है। तो बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म कण में बदल कर किया जाता है। तो यहाँ से आंसर हम सी कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे बायोलॉजी वाले सेक्शन पे आते हैं और जहाँ पे हमारा टॉपिक है आज का पोषण, श्वसन और उपाचय और रुधिर प्रसंचरण तंत्र को लेकर। तो चलिए आंसर करते हैं यहाँ पे दोस्तों। आंसर करने का आप भी प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदल देता है? तो आंसर कीजिएगा श्वसन, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है, विघटन करता है। ठीक है, ठीक है, तो सी उत्तर कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 2 पे, दमा जो है मानव शरीर के विकार है। दमा जैसे कि मानव शरीर के श्वसन तंत्र का ही विकार है। ऐसा रोग जिसमें कि रोगी की खांसी, कष्ट श्वास आदि की कभी कभी दौरे पड़ने होते हैं, दमा कहलाता है। तो आंसर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, श्वसन तंत्र का हिस्सा है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 3 पे, श्वास नाली जो होती है इसमें किस मानव तंत्र का एक भाग होता है? बिल्कुल, श्वास तंत्र जो है, नोट कर लीजिएगा, ये श्वास नली जो है इसमें किस मानव तंत्र का एक भाग होता है? तो श्वसन तंत्र का होता है। श्वसन तंत्र के भाग कुछ जैसे कि एक नोज है यानी कि नसिका कहते हैं उसको, फिर एक कहते हैं नजल कैविटी यानी कि नास गुहा, और एक दोस्तों नास ग्रसणी होता है, और एक कंठ होता है हमारा, फिर एक श्वास नली होती है, और एक ब्रोंची यानी कि श्वास निकाय होता है जो कि इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, और एक फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा यानी कि लंग्स कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो है 7 प्रकार के होते हैं इसके। ठीक है, याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 4 पे, आंसर करेंगे केसिन एक प्रोटीन है जो कि किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप उत्तर बी कर रहे हैं तो सही है। आंत्र जो है रस भोजन में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करता है? बिल्कुल, ये अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं, मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कितने में शुरू की होती है और पूर्ण होती है? तो देखिए आंसर कीजिएगा, ये मुख से शुरू होती है और छोटी आंत में जाके पाचन की प्रक्रिया होती है इसकी। ठीक है, जो कि एक जटिल क्रिया है हमारे शरीर की। तो आंसर ए कर लीजिएगा। सवाल नंबर 7, पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर जे के समरूप है? तो ये याद रखिएगा दोस्तों, आंसर बी कर लीजिएगा। अमाशय जो है हमारा वो जे आकृति में बना होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से है ये इसका शेप, मैं आपको अगर बताऊं, है ना, तो कुछ इस तरीके से शेप होता है हमारे अमाशय का। ठीक है, जो कि ये कायम कहलाता है क्षेत्र, है ना, और यह ग्रहणी ऊर्ध्व भाग कहलाता है ये, और ये ग्रशिका होता है, और हमारे अमाशय में एक पाइलोरिया होता है जो कि इस क्षेत्र में होता है, और रेजी होता है यहाँ पे, रूजी कहते हैं इसको, है ना, और फंडिक कहते हैं दोस्तों जो कि इसके बीच में मध्य होता है, जहाँ पे सबसे जटिल प्रक्रिया होती है हमारे शरीर की।
चलिए सवाल नंबर चलते हैं 8 पे। आंवला किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो आंसर करिएगा विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंवला दोस्तों आपको स्कॉर्बिक अम्ल, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, ठीक है, खट्टे फल का ये स्रोत होता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पीत रस स्रावित करता है? यकृत इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। जी हाँ। सवाल नंबर 10, सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? आंसर कर लेंगे दोस्तों, केशिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? केशिका कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 11 पे। आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो बिल्कुल 11 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे नोट कर सकते हैं, इट्स अ सी। विटामिन ई जो है वसा में घुलनशील होता है। विटामिन B6, B7 और विटामिन सी जल में भी घुलनशील भी होता है, ये ध्यान रखेंगे। और विटामिन ई जो है वसा में घुलनशील होता है। तो ये दोनों चीजें हैं यहाँ पे। मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन कितने प्रति मिनट होती है? 60 से 100 के बीच में होती है ना, लगभग 72 बार धड़कती है। और एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में औसतन 16 से 18 बार सांस ले सकता है। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 13, रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपके सामने, कैलोरी, कोशिकाएं, केशिकाएं या कर्णिकाएं। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे केशिकाएं, क्योंकि रक्त में धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें हम केशिका कहते हैं। रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक होता है। शरीर के बाहर का लगभग 7% रक्त पाया जाता है हमारे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 14 पे। पाचन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे सी। जी हाँ, खाद्य की वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा किया जाता है। मैंने आपको फिगर में बताया लाइपेज। तो आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ से सी हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। मूत्र का असामान्य घटक है, मूत्र का एक असामान्य घटक है एल्ब्यूमिन, है ना, नोट कर सकते हैं, एल्ब्यूमिन कहते हैं, एल्ब्यूमिन। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों जल का प्रतिशत हमारे शरीर में 95% है, यूरिया का 2% है, प्रोटीन और शर्करा का 1.3% है, यूरिक अम्ल का 0.05% है। तो याद रखेंगे। सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाली जाने वाली हवा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। सामान्य श्वसन में ली जाने वाली और निकाली जाने वाली हवा की मात्रा को एक ज्वरीय आयतन कहते हैं, जिसका औसतन मान 500 मिलीलीटर होता है। तो आंसर यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखिएगा, 500 मिलीलीटर होता है। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे दोस्तों। आंसर करेंगे, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं बोला गया है। तो रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है, वो तो जो कि हमारा किडनी है वो करता है, ये इसका कार्य नहीं है। किडनी का कार्य है कि रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रण करना, यूरिया को छानकर बाहर निकालना। ठीक है, तो ये आंसर कर लीजिएगा, जो कि नहीं है कार्य। ठीक है, और कोई हार्मोन का स्रावन करना, ये हमारे किडनी का कार्य होता है। किडनी यानी कि गुर्दा, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके परीक्षाओं में। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे दोस्तों। आंसर कर लेंगे, मध्य कान जो कान का आपका है, मौजूद 3 हड्डियां के नाम क्या है? तो उसमें जो है एक तो आपका हैमर है, इनवील है और एक स्टीरअप है। तो बी उत्तर यहाँ पे हमारा सही दिख रहा है। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। सवाल, ये फीमर, हैमर, टिबिया जो है ना, ये फीमर, हैबर, टिबिया और फिबुला, ये पैर की हड्डियां हैं। ठीक है, ये पैर की हड्डियां, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, स्वास्थ्य कर भोजन लेने वाले एक स्वस्थ मनुष्य का मूत्र जब फर्श पर गिरता है तो उसमें होने वाली दुर्गंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके जीवाणुक अपघटन के कारण होती है? तो जो भी स्वस्थ मनुष्य है, अगर उसके मूत्र में है ना गंध आए तो वो किसके चलते होता है? मुख्यतः उसका जो है जीवाणुक अपघटन क्या है वो बताएं। तो आंसर यहाँ पे कीजिएगा, यूरिया का अमोनिया, है ना, यूरिया का अमोनिया में। तो ये एक मुख्य कारण बनता है।
आंसर क्या कीजिएगा, स्वास्थ्यकर भोजन लेने वाले एक स्वास्थ्य मनुष्य का मूत्र जब फर्श पर गिरता है तो इसमें होने वाली दुर्गंध मुख्यतः यूरिया का अमोनिया में अपघटन के कारण होता है। ठीक है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है दोस्तों, NH2CO को आप नोट करेंगे तो अमोनिया का निष्कासन होगा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। सवाल नंबर 20 पे चलते हैं। गन्ना में पाया जाता है, गन्ना में तो भाई देखिए आपको फ्रक्टोज पाया जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज यहाँ पे उत्तर कर सकते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र अक्सर पूछता है एग्जाम में, तो C6H12O6 याद रखिएगा। ठीक है, और फ्रक्टोज का बोलेगा तो ये ध्यान रखिएगा, फ्रक्टोज का अगर पूछेगा तो बोलिएगा C6H12 और O जो है यहाँ पे 6 हो जाता है। ठीक है, और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 और फ्रक्टोज का आपका जो है C6H12O6। ठीक है, ये नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 21 पे। दोस्तों चयापचय के संबंध में गलत है, बिल्कुल। चयापचय जो है एक शरीर में शामिल होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया है, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है और ये उपचय और अपचय दोनों में कार्य करता है। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा 1, 2 और 3, ये आपके कथन सही हैं, तो डी उत्तर हम कर लेंगे यहाँ पे। सवाल नंबर 22 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन अघुलनशील आहारीय रेशा का एक उदाहरण है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स सी, सेलुलोज इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, सेलुलोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H10O5, ठीक है, और ये N होता है यहाँ पर। ठीक है, और ये अघुलनशील आहारीय रेशा का एक उदाहरण है दोस्तों, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 23 पे, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अमाशय को प्रभावित करता है? तो आंसर करेंगे कॉलिक। कॉलिक जो है अमाशय को प्रभावित करता है, तो ये याद रखने योग्य बातें हैं। सवाल नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील होता है? जी हाँ, ये डाइसैकेराइड इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी भी है, और वसा में घुलनशील होता है A, D, E और K विटामिन। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 25 पे, आंसर करेंगे दोस्तों। मानव के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, सॉरी माफ करेंगे, इसको कहते हैं एंडोस्कोप, जो कि मानव के पाचन तंत्र की जांच करता है, एंडोस्कोप कहलाता है। ठीक है, याद रखें, एंडोस्कोपी से आप जो है मल में खून आना, लगातार पेट में दर्द रहना, बिना स्पष्ट कारण के वजन घटना और निगलने में कठिनाई होना, लगातार डायरिया होना, ये इससे पता लगाया जा सकता है। तो ये 25 प्रश्न यहाँ से खत्म होते हैं। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 25-25 प्रश्न यानी कि टोटल 75 प्रश्नों का संग्रह दिया गया। आपने उत्तर कितना सही किया आप खुद को जज कीजिए इन टेस्ट को लगाकर। मिलेंगे आपसे शाम 8 बजे फुल मॉक टेस्ट में 75 क्वेश्चन के, जो कि आपके जीके जीएस करंट अफेयर से संबंधित होगा। तो उस टेस्ट को भी आप जरूर लगाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।